नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमिक प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे संविधान क्या है, संविधान की क्या आवश्यकता है, हमें क्या ज़रूरत है संविधान की, उस पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था और उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि संविधान की कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पे मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा आपके साथ कि संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है, उसके विषय में मैंने चर्चा किया और आगे बात करता हूँ कि संविधान में भी दो पक्ष होते हैं। संविधान में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो होता है जो कि लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, लिखित दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज, और दूसरा पक्ष होता है जो कि परंपराओं पर डिपेंड करते हैं, परंपराओं पर डिपेंड करते हैं, परंपराओं पर निर्भर करते हैं। तो देखिएगा, एक तो लिखित दस्तावेज है, दूसरा परंपराओं पर डिपेंड करता है। और अब बात करेंगे हम कि आखिर संवैधानिक व्यवस्थाएं दोनों हैं, लेकिन दोनों में क्या माइनर अंतर होते हैं, क्या अंतर है दोनों में, ये चीज़ को देखते हैं। भारत में देखेंगे तो भारतीय जो संविधान है वह लिखित दस्तावेज के साथ साथ परंपराओं पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लिखित होने के साथ साथ परंपराएं भी उसके साथ जुड़ी होती हैं। कुछ देशों में ऐसा होता है जहां पर लिखित दस्तावेज कम होते हैं, परंपराएं ज़्यादा होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन में परंपराओं पर ज़्यादा व्यवस्थाएं चलती हैं लिखित व्यवस्थाओं की अपेक्षा। लेकिन हमारे भारतीय देश में या हमारे भारत में या जो हमारे भारत का संविधान है वह संविधान लिखित दस्तावेजों के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलता है। ऐसा हम नहीं कह सकते, कतई नहीं हम ऐसा कह रहे हैं कि परंपराओं पे नहीं चलता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो संवैधानिक होती हैं, वह न्यायालय में जस्टिएबल होती हैं, कोर्ट के द्वारा न्यायोचित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं जो कोर्ट के द्वारा न्यायोचित नहीं होती हैं, वो परंपराओं पे चला करती हैं। जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार जो आपके होते हैं ये कोर्ट में जस्टिएबल होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो होते हैं ये कोर्ट में जस्टिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात। उसके आगे कि मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल हम संविधान के परिचय के विषय में पढ़ रहे हैं कि हमारे संविधान का क्या नेचर है, कैसे कैसे क्या इसमें व्यवस्थाएं। आप देखिएगा, इसके बाद एक चीज़ और आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि एक होता है संविधान और दूसरा होता है संविधानवाद। एक होता है संविधान और दूसरा होता है संविधानवाद। तो संविधान के विषय में मैंने आपसे बता दिया और संविधानवाद के विषय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। संविधानवाद, आप देखेंगे कि जो संविधान था उसमें मैंने दो तरह से आपको बताया, कुछ तो चीज़ें परंपराओं पे चलती हैं और कुछ चीज़ें संवैधानिकता या लिखित दस्तावेज के साथ चलती हैं। लेकिन अब संविधानवाद क्या है, एक चीज़ आज यहाँ से आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये दो तरीके से होता है। संविधानवाद, देखिएगा, संविधानवाद के अंतर्गत संवैधानिक चीज़ें जो होती हैं, संवैधानिक जो होते हैं वह सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। संवैधानिकता सीमित होती है। यहाँ पर पब्लिक या जो लोग होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो जनता होती है, जनता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अगर हम यहीं पे बात करें, संविधान, तो संविधान में जो चीज़ें हैं, खास करके
संविधान तो उसे भी कहते हैं जहां पर तानाशाही तंत्र चलता है, जहां पर तानाशाही तंत्र चलता है, क्योंकि तानाशाह के मुख से निकला हुआ जो वर्ड है वही संविधान होता है। तो ध्यान दे लीजिएगा, यहां पर संविधान लगभग हर देश में पाया जाएगा, लेकिन हर देश में संविधानवाद पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जो संविधानवाद होता है, मैंने आपको बताया, जो संवैधानिकता होती है या संवैधानिक चीजें होती हैं वो सीमित होती हैं, और जो जनता होती है, जनता का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा ये जनता का रोल कैसे सामने आता है, क्योंकि जो संवैधानिकता या संविधान होता है, इसका जो रूप होता है वो केंद्रीय हो सकता है, केंद्रीय रूप हो सकता है, लेकिन जो संविधानवाद है इसका रूप केंद्रीय ना होकर के विकेंद्रीय होता है, विकेंद्रीय होता है। मतलब सीधा से कहने का कि संविधानवाद के अंतर्गत अधिकारों का डिवीजन किया जाता है। अधिकारों का क्या किया जाता है? डिवीजन किया जाता है। अधिकार एक दूसरे के पास हस्तांतरित किया जाता है, लेकिन संविधान में जरूरी नहीं कि एक दूसरे के पास अधिकारों को हस्तांतरित किया जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं कि हर एक देश में संविधानवाद हो, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक देश के पास संविधान है, भले वह लिखित रूप से हो, मौखिक रूप से हो, तानाशाही तंत्र के साथ हो, लेकिन वहां पर संविधान की पॉसिबिलिटी है, संविधान है वहां पर। लेकिन संविधानवाद हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपसे बताया कि जो हमारे भारत देश का जो नेचर है, जो हमारे भारत देश के संविधान का नेचर है, वह संविधान ना होकर के संविधानवाद की तरह है या संविधानवाद है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जिला प्रशासन स्तर है, जिला प्रशासन के नीचे ब्लॉक स्तर है, और ब्लॉक स्तर के नीचे ग्राम स्तर है। इसका मतलब, और सभी संवैधानिक संस्थाएं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत के अंदर संविधान ना होकर के संविधानवाद की स्थिति है। और यह देश के ग्रोथ के लिए, जनता के ग्रोथ के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के सुख दुख के लिए संविधानवाद का होना जरूरी है। क्योंकि अगर केवल संविधान होगा तो हो सकता है, मे बी, बिल्कुल हो सकता है, क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति तानाशाही हो, वह डिक्टेटरशिप वाला हो, हड़प नीति वाला हो, जो वो उसने कह दिया वही कानून हो गया। जैसे आप बात कर लीजिए उत्तरी कोरिया की, उत्तरी कोरिया का तानाशाह है, अब उसने कह दिया हाँ इस व्यक्ति को फांसी देना है, तो उसमें बिना विवेचना किए हुए उसको फांसी दे दी गई, तो वो कानून हो गया वहां पे। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति क्राइम किया हुआ भी है तो उसका बाकायदे पूर्णतः निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है कि क्या यह व्यक्ति दोषी है। अगर वो दोषी है तभी जाकर के उसको सजा दी जाती है, अगर वह दोषी नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, उत्तरी कोरिया में अगर इसी चीज को रखें तो वहां का तानाशाह अगर कह दिया कि फला व्यक्ति ने क्राइम किया है, इसको फांसी दे दिया जाए, मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय हो गया। उसने किसी भी तरह का जहन्नम नहीं उठाया कि किसी भी व्यक्ति से उसने उसके विषय में पूछा हो कि व्यक्ति सही है कि गलत है, या उसका प्रशासन के द्वारा उसका निरीक्षण करवाया हो, तो ऐसा उसने नहीं किया। ठीक है, तो ये तो रहा संविधानवाद। तो देखिएगा कि संविधानवाद हर एक देश में, एक ही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश में संविधानवाद हो, लेकिन प्रत्येक देश के पास संविधान है ऐसा माना जाता है। बात समझ में आ रही है ना कि संविधान निरंकुश भी हो सकता है भाई, क्योंकि अगर केंद्रीय शक्ति होगी
तो जो सेंटर चाहेगा वही हर जगह इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर उसी चीज का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, संविधानवाद कर दिया जाए, तो सेंट्रल के अलग अधिकार होंगे, स्टेट के अलग होंगे, जिला प्रशासन के अलग होंगे, मतलब उनका एक दायरा निश्चित हो जाता है। उस दायरे पे रह के वो काम करेंगे, काम करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश में संविधानवाद हो, लेकिन हां ये जरूरी है कि हर एक देश में लगभग संविधान उपस्थित है। क्लियर हो गया? संविधानवाद में महत्वपूर्ण कौन होती है? जनता होती है। तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है वो, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होता है वह भी एक सांसद के रूप में चुन के जाता है। फिर जिस भी दल का होता है या जिस भी दल का होता है उस दल के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है कि हाँ फला व्यक्ति हमारा नेता होगा, वो हमारे पार्टी का प्रमुख होगा, और उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके स्टेट लेवल में होता है, चुनाव सभी विधायकों का होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, और फिर वो लोग अपने में से ही, अपने बीच से ही जो बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी होगी, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर चुन लेते हैं या अपने पार्टी का मुखिया बना लेते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि संविधानवाद जरूरी है। संविधानवाद जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश में हो, लेकिन संविधान प्रत्येक देश में है, ऐसा प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके विषय में आपके साथ चर्चा करता हूं। भारत के संवैधानिक विकास पर भारत का संवैधानिक विकास नया टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे भारत का संवैधानिक विकास। अब देखिए भारत के संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो भारत का संविधान जो बना है वो एक दिन की परिणति नहीं है कि एक दिन में बना के तैयार करके रख दिया गया, भारत का संविधान तैयार हो गया और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सब व्यवस्थाएं चलने लगी। नहीं, भारत के संविधान को बनाने में 200 से 250 वर्षों का समय व्यतीत हुआ है। इसके विकास में, संवैधानिकता के विकास में 200 से 250 वर्षों का समय व्यतीत हुआ है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ये 200-250 वर्षों का समय लगा, 200 से 250 वर्षों का जो समय लगा, यही 200-250 वर्ष के अनुभव का परिणाम है संविधान। परिणाम है संविधान, ठीक है। ये 200-250 वर्षों के अनुभव का परिणाम है जो कि आपका संविधान आपके सामने बनके तैयार हुआ। अच्छा, अब इसके संवैधानिक विकास के क्रम में अगर हम बात करें तो यह शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना वर्ष से लेकर के, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसी वर्ष से लेकर के इसका संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है। देखिएगा, इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। अंग्रेजों का भारत आगमन, पहला पॉइंट है अंग्रेजों का भारत आगमन। दूसरा आपका पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। और तीसरा आपका ब्रिटिश क्राउन के अधीन
भारत। और चौथा पॉइंट है आपका संविधान की रचना 1600 से 1765। ध्यान दीजिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसी वर्ष से लेकर 1765 तक का टाइम पीरियड, और इसके बाद 1765 से लेकर 1858 तक, 1765 से लेकर 1858 तक। अब देखिए 1765 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद 1858 तक ब्रिटिश साम्राज्य ही चलता रहता है। फिर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाता है भारत में 1857 की क्रांति के बाद। लॉर्ड कैनिंग होते हैं उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय, उन्हीं के समय में फिर ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आ जाता है। और 1858 से लेकर के 1947 तक, 1858 से लेके 1947 तक ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत होता है। और संविधान की रचना की बात करें तो 1947 से लेके 1950 तक। ठीक है, तो आपकी जो भारत का संवैधानिक विकास के विषय में क्रम में आप देखेंगे तो ये 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया। पहला है अंग्रेजों का भारत आगमन, दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, तीसरा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत, और चौथा है संविधान की रचना। ठीक है, आप देखिए पहले हेडिंग होगी आपकी आगमन, इसको देखेंगे। अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का भारत आगमन सन 1600 से 1765 तक। अब सन 1600 में आप लोगों को ज्ञात होगा कि सन 1600 ईस्वी में एक चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब देखिएगा, इसकी स्थापना करने के उपरांत इसको पूर्वी देशों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दे दिया गया कि हाँ पूर्वी देशों के साथ कर सकते हैं। अब पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया, इसे कहा जाता है राजलेख। इस राजलेख के अकॉर्डिंग ही ये अपना व्यापार कर रहे थे। अब देखिएगा, पूर्वी देशों में केवल और केवल भारत नहीं आता, पूर्वी देशों का मतलब चाइना भी आएगा, या अफ्रीका कंट्री के भी देश आएंगे, और दक्षिण एशिया के भी देश आएंगे, मतलब बहुत सारे देश आते थे। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था भारत, और इसके व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया गया। कंपनी सतत रूप से अपना व्यापार करती रही, व्यापार करती रही। बीच में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, बहुत सारी कंडीशन से उसको रूबरू होना पड़ता है, और उस बीच में ही जब देखा गया कि जो ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार था, उसमें एक गवर्नर और 24 सदस्य की एक परिषद इसके लिए बनाया गया था व्यापार करने के लिए। एक गवर्नर होगा और 24 सदस्य की परिषद होगी। अच्छा, ये अपना व्यापार कंटिन्यू करते रहे 1600 से 1765 तक। बीच में कोई व्यवधान नहीं आया। 1726 के आसपास एक चार्टर आता है, और उसके अंतर्गत कहा जाता है कि
जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और मुंबई प्रेसिडेंसी है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जैसे 1773 1765 में लॉर्ड क्लाइव, जैसे कह लीजिए कि जैसे ही 1757 का प्लासी युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव भारत से चला जाता है और फिर इसके बाद पुनः उसे 1765 के आसपास भारत बुलाया जाता है। उसका कारण था कि अवध के साथ और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ दिल्ली के साथ संधि करनी थी, जिसको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। 12 अगस्त सन 1765 को शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच संधि होती है और 16 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच होती है। ठीक है, अब ये इस संधि के करने के बाद भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ कर देता है। अब भारत में जब द्वैत शासन प्रारंभ हो जाता है, उसी के बाद देखिएगा, उसी के बाद सन 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, या कह सकते हैं सन 1772 में एक गोपनीय संस्था की स्थापना की जाती है। सन 1772 में एक गोपनीय संस्था की स्थापना की जाती है और उस गोपनीय संस्था के द्वारा रिपोर्ट मांगा जाता है और वह अपने रिपोर्ट में देती है कि ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और इसी सुधार की आवश्यकता के लिए उन्होंने एक गोपनीय संस्था बनाई और उस गोपनीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। अब देखिएगा, दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। और आप लोगों को टाइम पीरियड पता है, 1765 से लेके 1858 तक। अब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का भारत में जो स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया उसने। और वो भी अंकुश ऐसे डायरेक्टली नहीं, संवैधानिकता के साथ अंकुश लगाना शुरू कर दिया। और इसी अंकुश के द्वारा, जिसको कहा गया, मैंने आपसे बताया ना कि गोपनीय संस्था की स्थापना की गई थी, उस गोपनीय संस्था ने अपनी जो रिपोर्ट दिया, गोपनीय संस्था 1772 में बनाई गई। अच्छा, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, जब इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट दिया तो उसने कहा संवैधानिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तभी सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भारत लाया गया। और कहा जाए तो संविधान की ओर या संविधान के विकास की ओर यह सर्वप्रथम लिखित कदम था। लिखित कदम, सर्वप्रथम लिखित कदम, सर्वप्रथम यह लिखित कदम था। मतलब इसके पहले लिखित दस्तावेज नहीं आते थे भारत। आते भी थे तो छोटे मोटे उस तरह के एक दो व्यवस्थाएं देकर के भेज दिया जाता था, लेकिन यह एक ब्रॉड था, ब्रॉड व्यवस्था थी, ये काफी ब्रॉड व्यवस्था थी। और यहां से शुरुआत हो जाती है भारत के संवैधानिक विकास का क्रम। इस 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो प्रथम गवर्नर जो बने उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है,
प्रथम गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और इनके बाद वारेन हेस्टिंग के साथ जो उसकी परिषद थी उसमें थे फ्रांसिस बारवेल, चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। फ्रांसिस बारवेल मानसन और क्लेवेरिन, चार लोग थे, फ्रांसिस बारवेल मानसन क्लेवेरिन। अब देखिएगा वारेन हेस्टिंग तो गवर्नर था और इसकी जो सहायक परिषद थी जो इसकी सहायता के लिए थी उसमें 4 मेंबर थे। यह भी आपसे पूछा जाता है, चारों मेंबर के नाम आपको याद होने चाहिए। फ्रांसिस बारवेल मानसन क्लेवेरिन, 4 लोग थे। और इसी अधिनियम के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पे? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और यह जो सर्वोच्च न्यायालय था इसके जो चीफ जस्टिस थे इम्पे, ये चीफ जस्टिस थे। कौन थे ये? चीफ जस्टिस। और इनके सहायक कौन कौन थे? देखिएगा, इनके सहायक थे लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। कौन कौन थे? लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। इसको शॉर्ट में याद करिएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड, सर एलिजाह इम्पे। अब देखिएगा जो ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, अब यहां से 2 चीजें हो गई। क्या? एक तो गवर्नर जनरल की परिषद हो गई और एक सर्वोच्च न्यायालय हो गया। लेकिन अभी भी इनके दोनों के कार्य डिसाइड नहीं है कि कौन किस कार्य को करेगा, कौन किस कार्य को नहीं करेगा। अब गवर्नर जनरल कोई कार्य करता था तो उसमें हस्तक्षेप न्यायालय का हो जाता था, न्यायालय कोई कार्य करता था तो उसमें गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप हो जाता था। समस्याएं यहां पे कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही हैं, कंटिन्यू बढ़ ही रही हैं। आप देखिएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे, भारतीय इतिहास में यह संवैधानिक विकास का प्रथम चरण शुरू हुआ, या कह सकते हैं लिखित रूप से स्टार्टिंग यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही मानी जाती है। और यह रहा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद इसके विषय में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। और तब तक आप लोग इसको रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जहां पर भी जिसको भी कोई डाउट है वह कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकता है। और जैसे हम उसको देखेंगे हम उसके क्वेश्चन का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, ये चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या अदरवाइज स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए उतना ही हेल्पफुल है जैसे कोई भी आप एग्जाम इसे क्रैक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, हम बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर ही आपके साथ लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं और उसमें आपके साथ हम बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। और जैसे जब हमें आना होगा लाइव क्लास तब हम एक दिन पहले आपको सूचित कर देंगे, टाइमिंग के विषय में बता देंगे कि हाँ कितने समय से हम लाइव आएंगे आपके साथ। ठीक है।